Hello everyone, welcome to another session of accounting. Hope you all are doing well. आपको अभी तक सब समझ में आ रहा है? I hope आप सब अच्छा कर रहे हैं. You are healthy, right? So let's start with another session, right? आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं एनपीओ, राइट? अभी तक हमने एनपीओ डिस्कस किया था, लेकिन हमने पार्टली डिस्कस किया है, पूरा एनपीओ नहीं डिस्कस किया. तो आज हम बाकी बचा हुआ एनपीओ डिस्कस करेंगे. So let's first revise about some of the basic features of NPO that we discussed the last time. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑर्गेनाइजेशंस which are for the purpose which are not set up for the purpose of profit, but जिनका पर्पस अलग होता है. हमने बात की कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका पर्पस, जिनका मोटिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बट उनका अलग मोटिव होता है, राइट? हमने ये डिस्कस किया था. ठीक है, मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव जो होता है फिर वो होता है सर्विस, राइट? मोटिव क्या होता है इनका? सर्विस, राइट? दीज आर सेटअप्स एज चैरिटेबल क्लब्स, इंस्टीट्यूशंस. इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती हैं. चैरिटेबल क्लब्स, इंस्टीट्यूशंस की तरह पे ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती हैं. ठीक है, इनको मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, कमिटी, ग्रुप ऑफ या फिर मैनेजिंग कमिटी इनको मैनेज करती है. और इनको मैनेज करने की क्यों जरूरत पड़ती है? और ये कमिटीज जो होती है, हमने ये भी देखा कि दीज कमिटीज आर अकाउंटेबल. These are, let me take another color so that you're able to see this color. So I'm taking a green color. So please see the green color. I'm writing with green. So yes, ये जो committees होती हैं ये accountable होती हैं अपने members को. Accountable to its members. These committees are accountable to its members and to all the contributors. राइट, ताकि ये किसी पर्पस से सेटअप होती है. सर्विस पर्पस हो सकता है, प्रमोशन ऑफ आर्ट कुड बी द पर्पस. सो दैट व्हाट व्हाई आर दे अकाउंटेबल? सो दैट दे आर अकाउंटेबल सो दैट द फंड्स that they have collected are used for this purpose only, राइट? ओके, जैसे मंदिर है, कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, डोनेशन रिसीव करता है तो वो इसी पर्पस के लिए यूज हो. कोई क्लब है, आर्ट के प्रमोशन के लिए सेटअप हुआ है, तो जो भी मेंबर्स से डोनेशंस, ठीक है, हम रिसीव हुई है. हमने देन बात की थी कि इनकम मेजरली इन सब फॉर्म्स में होता है, तो ये उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है. फिर हमने बात की थी कि इनकी जो इनकम है, राइट, उसको हम ये इनकम भी अर्न कर सकते हैं, या फिर ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा है. सो वी डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो. वाई डू वी नीड अकाउंटिंग? क्योंकि हमको देखना है कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, फंड्स कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, राइट? वी नीड टू कंट्रोल, वी नीड अ कंट्रोल ओवर फंड्स. वी नीड टू ऑल्सो, देर इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, राइट, फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, राइट? ठीक है, तो हमने ये सब डिस्कस किया था. फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर इनकम, इफ देयर इनकम is greater than the expenditure, if the income is greater than the expenditure, then it is called as surplus. Otherwise, if your expenditure is greater than, then it is called deficit. We said financial statements में ये लोग क्या क्या prepare करते हैं? They prepare first of all on a daily basis, they prepare a cash book. On the basis of cash book, they prepare a receipt and payment account, which is nothing but the summary of cash book. Then we said they also prepare income and expenditure account, which is just like P&L account, and they also prepare a balance sheet. So we discussed this, right? और क्योंकि ये सर्विस मोटिव के लिए, इसलिए ये सरप्लस और डेफिसिट के टर्म्स में हम बात करते हैं, प्रॉफिट और लॉस के टर्म्स में हम बात नहीं करते. फिर हमने बोला था कि ये एक स्पेशल अकाउंटिंग सिस्टम यूज करते हैं. डबल एंट्री सिस्टम तो फॉलो करते ही हैं, बट उसके अलावा ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करते हैं. जिसमें हमने बात की थी कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है. फंड बेस्ड अकाउंटिंग से हमारा मतलब है कि हर चीज के लिए ये फंड बनाते हैं. ये सारा जो भी पैसा आता है उसके लिए फंड बनाते हैं. देयर कुड बी अ जनरल फंड जो अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है, एंड देन देयर कुड बी अ स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने फंड बनाया जिसमें से सारे एक्सपेंसेस उसी फंड में से माइनस होंगे और इनकम से ऐड होंगी, राइट? सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक्स that we studied about this particular NPO. एंड फर्दर हमने फिर बात की थी, हमने कैश बुक ड्रॉ की थी, कैश बुक से रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखा था, और हमने सारी चीजों को समझा था, right? Now let's move forward just a second. Okay.
Today we are going to talk about income and expenditure account, right? So let's move forward and talk about income and expenditure. Although brief में I did tell you about income and expenditure, but let's try to understand about this account in bit detail, right? Right. Okay. What is income and expenditure account? हमने बात की थी कि जब हम बात करते हैं when we talk about this particular NPO, so ये लोग P&L account नहीं बनाते because they are not set up with a profit motive. तो इनकी profit earning is not the right term. ये profit earn करने के motive से ही नहीं set up हुए, तो they do not earn a profit. So what do we do? Then any surplus of income over expenditure is called as surplus, and anything where the expenditure is more than income, then it is called as deficit. राइट, ये हमने देखा। और ये अकाउंट बिल्कुल हमारे पीएनएल की तरह होता है। दिस अकाउंट इज जस्ट लाइक पीएनएल। तो जैसे पीएनएल में हम काम करते हैं वैसे ही इसी अकाउंट में भी हम वैसे ही काम करते हैं। सो दिस इट इज जस्ट लाइक पीएनएल। सो वी डिस्कस्ड कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैश बेसिस पे होता है, लेकिन ये अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे होता है, राइट। और इसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं। और हमने देखा था कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बात करते हैं तो वहां पे हम डिस्टिंग्विश नहीं करते कि कोई आइटम रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का है। बट इन दिस केस वी डू डिस्टिंग्विश, एंड ओनली आइटम्स ऑफ द रेवेन्यू नेचर आर इन द income and expenditure account. They find place in the income and expenditure account. ठीक है, तो ये at the end this is nothing but a summary of income and expenditure for an accounting year. At the end of accounting year बनाते हैं, सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स जाती हैं और जो भी हमारी कैपिटल नेचर वाली आइटम्स है वो बैलेंस शीट में जाती हैं। इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो सरप्लस या डेफिसिट होता है। हम इसमें सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस या करंट ईयर की इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी इनकम्स या टोटल हमें रिसिप्ट्स या पेमेंट्स दिए उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है करंट ईयर का निकालने के लिए, right? So let me just give you a brief understanding of this. So just give me a moment. All right. ठीक है। All right. अभी हमने बोला था कि जब मैं बात कर रही हूँ हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बेसिकली, just give me a moment, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बेसिकली तीन स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, then we'll talk about income and expenditure account, and then we'll talk about balance sheet. And let me quickly explain you the flow of all this. फिर आप जब थ्योरी समझेंगे तो आपको समझ आएगा, right? So we said कि income and expenditure account is just like P&L account. Now let me give you some of the features of all these accounts. कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमने देखा था हम कैश बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं। नो डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल, दोनों आ जाते हैं। करेंट ईयर के आइटम, प्रीवियस ईयर के आइटम, नेक्स्ट ईयर के आइटम सब आ जाती है, राइट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस, ठीक है। सिर्फ रेवेन्यू नेचर वाली आइटम्स यहाँ पे आती हैं, और फर्दर करंट ईयर की सिर्फ आइटम्स लिखते हैं। बैलेंस शीट की बात करते हैं, हम सबको पता है अगर ये पोजीशन दिखाती है, सॉरी, अगर ये परफॉर्मेंस दिखाती है, income and expenditure account tells us about performance, then balance sheet tells us about position, right? और ये भी हमको पता है कि जो भी चीजें कैपिटल नेचर की होती हैं वो बैलेंस शीट में चली जाती है, और यहाँ पे हम सारी असेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे हम सारी इनकम्स, एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड करते हैं, राइट, गेन लॉसेस वो सब रिकॉर्ड करते हैं। अब नाउ लेट मी जस्ट टेल यू हाउ इज द फ्लो ऑफ थिंग्स, राइट। लेट्स डिस्कस द फ्लो। सबसे पहले इन एनी क्वेश्चन विल बी गिवन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मिलेगा, ठीक है।
रिसिप्ट साइड पर जो भी हमने रिसीव किया है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, और पेमेंट साइड पे जो भी हमने पे किया है ड्यूरिंग द ईयर। इसमें हमने बात की थी करंट ईयर का क्या है, प्रीवियस ईयर का क्या है, नेक्स्ट ईयर का क्या है, सब आ जाता है, ठीक है। और चाहे वो रेवेन्यू नेचर का है या चाहे वो कैपिटल नेचर का है, सब आ जाता है। अब गिवन दिस रिसिप्ट एंड पेमेंट, दिस इज गिवन, हमें इसमें से बनाना है इनकम स्टेटमेंट, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। सो व्हाट हैपेंस, इसमें से, इस अकाउंट में से जो भी रेवेन्यू नेचर की आइटम है वो सारी चली जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो भी कैपिटल नेचर की आइटम है वो आ जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। रेवेन्यू नेचर वाली आइटम हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं और कैपिटल नेचर वाली आ जाती है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे जो हमें आइटम का अमाउंट दिया होता है वो सारे ईयर्स का दिया होता है, लेकिन जब हम ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में तो हम ये वी मेक श्योर दैट ओनली करंट ईयर वाला अमाउंट इज देयर। हम उसको एडजस्ट करना पड़ता है हमें, किसके लिए, वी नीड टू एडजस्ट दिस अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू, we need to adjust this amount with respect to current year। ये पूरे अमाउंट को हमें सिर्फ करंट ईयर का लेके लिखना पड़ता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द बेसिक फ्लो। नाउ विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस, विद द हेल्प ऑफ certain theory, let us understand the concept, right? Okay, right? ठीक है, हमको ये समझ आ गया। लेट्स गो ऑन टू दी स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन। ओके, नाउ सी, सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको दिया होता है, हम कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ के सारे अमाउंट्स ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। सारी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट कहाँ पे जाती है, बैलेंस शीट में। इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त इनको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। हम किस पे कंसंट्रेट करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे जो इनकम साइड पे आ जाती है, ठीक है। और हम कंसिडर करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस को जो एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाते हैं। बट वी नीड टू एडजस्ट दीज फॉर करंट ईयर अमाउंट। हमको सिर्फ करंट ईयर के अमाउंट चाहिए तो हमको ये देखकर एडजस्ट करके लेना होता है। हम सबको डाल देते हैं, उसके बाद जो इसका एंड प्रोडक्ट होता है हम देखते हैं कि इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से या इनकम कम है एक्सपेंडिचर से। अगर इनकम ज्यादा है इट इज कॉल्ड एज सरप्लस, अगर इनकम कम है देन इट इज कॉल्ड एज डेफिसिट, राइट। एंड वी रिकॉर्ड दिस, और ये जो भी आता है इसको हम फर्दर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज सरप्लस इट इज एडेड, डेफिसिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड, राइट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने ये पहले भी देखा था, जस्ट रिकैपिचुलेटिंग, कि कोई भी नॉन कैश आइटम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आ रही है वो हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालनी पड़ेगी, राइट। ये हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं डालते, बट डिप्रीसिएशन प्रोविजंस ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो डाल सकते हैं, राइट। ठीक है, नाउ विल ऑब्जर्व हाउ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, राइट। ओके, सो लेट अस सी, इफ लेट अस सी, दिस इज अ व्हाटएवर वी डिड, पहले जो हमने देखा था उसी का हमने लिया है, प्रीवियस एग्जांपल से हमने लिया है कि अगर हम देखें, so how do we do this? Just a second. Okay, so let us see. Let me try to make it in a way so that we're able to see it together. Okay, just give me a moment. Let's try to do it in a way कि हम simultaneously इसको देख पाए, then it would be easier. If we'll be able to see receipt and payment, and side by side we will be able to see the income statement. Right? Okay. Yeah, just a second.
Alright, this is a format, right? There was this question where the receipt and payment was given. Yeah, this is the receipt and payment account. Let us take it from here. Alright, एक बार देखते हैं इसको. Let me quickly paste everything here so that we can see it together at once. It becomes easier to see, right? Okay. Okay, let's just do it. This is the income and expenditure account. This is the receipt and payment account. Let me just adjust so that we're able to see this. Let's see. I think we'll be able to see now. ठीक है. This will make our lives easier. So let us see. This is the receipt and payment. This is the income and expenditure. I just wanted to show you everything. Were also, I think, some adjustments. Let me quickly see those also if there were some. No, I think more or less this is the case. But this was just the case, right? And this was the question. Yeah, ठीक है. चलो अब देखते हैं. Let's start. Yes. So if you can see, हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम यहाँ से कैश को छोड़ देंगे, कैश एट बैंक को छोड़ देंगे. फर्स्ट लेट्स कम टू द फर्स्ट आइटम, रिसिप्ट साइड. अब आपको पता है कि जो भी रिसिप्ट साइड वाली आइटम है वो कहाँ जाएंगी? वो इनकम साइड पे जाएंगी. तो हम इस आइटम को इनकम साइड से मैच करेंगे, राइट? ओके, सो वी गोइंग टू मैच दिस आइटम फ्रॉम द इनकम साइड पे. इनकम साइड कहाँ है? यहाँ पे इस तरफ. तो हम इनकम साइड पर इन आइटम्स को मैच करेंगे यहाँ पर. तो देखो सब्सक्रिप्शन अब जो हमको दिया है करेंट ईयर का सिर्फ लेना है हमको, इसलिए हमने टोटल नहीं लिया, हमने सिर्फ 2,25,000 लिया, तो हमने ट्रांसफर किया. अब डोनेशन फॉर द बिल्डिंग इफ्यूएंसी हमने नहीं लिया क्योंकि ये कैपिटल आइटम थी, तो ये कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी. एंट्रेंस फी दूसरी चीज जो हमने कंसिडर किया, ये एक स्पोर्ट्स क्लब है, आई थिंक सो, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So this fees is taken to be a regular revenue expense, a recurring expense, इसलिए यहाँ पे लिया है. ठीक है. Similarly, life membership fees, they have taken it to be a capital thing, so that goes into the balance sheet. Interest is a revenue thing, so it has come into the P&L account. Again, locker rent is taken to be revenue and it is here in the P&L account. सारी income side पे transfer कर दी. Similarly, printing and stationery, lighting, rent rates and taxes, telephone charges, postage, courier, wages, salaries, insurance premium, purchase of government securities. Now, purchase of government securities, they have taken it to be a capital item, right? I hope it is clear कि ये capital expenditure है.
ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, राइट, ठीक है, तो दिस वुड नॉट बी हियर, ओके, ये बैलेंस शीट में जाएगा। बाकी सब चीजें हमने ट्रांसफर कर दी और हमने ये जो अकाउंट बनाया वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ में दो चीजें जो मेन नोटिस करनी है, एक तो रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आती हैं, और दूसरी चीज जो यहाँ पे हमको वी नीड टू नोटिस इज दैट apart from revenue nature we need to take only transactions of the current year, right? Before moving forward there are certain items that I need to discuss, but let us first come to the बैलेंस शीट। एक बार हम आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। नेक्स्ट वी नीड टू सी बैलेंस शीट। अब ये जो हमने आइटम्स अभी छोड़ी हैं कैपिटल वाली, वो सबको हम उठाकर लिख देते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है, ऑलराइट। सो बैलेंस शीट में हम देख देते हैं सब चीजों को। सो लेट्स कम टू बैलेंस शीट, बट बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड दिस अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आई थिंक हम सबको अभी तक डिफरेंस पता है, बट स्टिल लेट अस सी कि ये तो समरी होती है कैश बुक की, राइट, while it is just like a P&L account, income and expenditure account is just like a P&L account। इसमें सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस आती हैं, तो इसमें रेवेन्यू और कैपिटल नेचर दोनों आती हैं। इसमें सिर्फ करंट ईयर की आती है, तो इसमें हमें पीरियड से फर्क नहीं पड़ता, तो करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर सारी ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दो अकाउंट हेड्स है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पे जो दो अकाउंट हेड्स है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ठीक है, ओके। तो अगर यहाँ पे मैं डेबिट करती हूँ तो इट्स एन एक्सपेंडिचर, राइट, बट यहाँ पे डेबिट साइड इज अ रिसीप्ट, राइट, क्रेडिट साइड इज अ पेमेंट, राइट, एंड क्रेडिट हियर मीन्स अ इनकम, ओके, ये सब हमको पता है, वेरी इजी, ठीक है। अच्छा, अब इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डज नॉट हैव एन ओपनिंग बैलेंस, दिस हैज एन ओपनिंग बैलेंस विच इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, right, but this is does not have an opening balance. You can also write this is prepared on cash basis while this is prepared on accrual basis, right, ये भी आप लिख सकते हैं। इसका क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस या डेफिसिट होता है, इसका क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक होता है। यहाँ पर हम नॉन कैश आइटम्स रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे कि डेप्रिसिएशन यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं। So this is the major difference when we come to these accounts, right? Income and expenditure account as well as receipt and payment account, right? Now let us come to a very important concept which is balance sheet. हम सबको पता है कि बैलेंस शीट क्या होती है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन शो करती है ऑर्गेनाइजेशन की, असेट्स, लाइबिलिटीज सब शो करते हैं। इस केस में जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, बहुत सारे हम फंड्स क्रिएट करेंगे और वो सारे फंड्स जो हैं वो बैलेंस शीट पे शो हो जाएंगे। सरप्लस और डेफिसिट उससे एडजस्ट करेंगे। हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग को अभी थोड़ा सा स्टडी किया था और हमने कहा था कि हम एक एक कॉर्पस, एक फंड बना देते हैं जिसमें से उस फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो उसी में से माइनस करते हैं और इनकम्स वहीं पे ऐड कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो लेट अस सी हाउ डू वी डील विद दीज। इससे पहले आई वांट टू कम टू सर्टेन स्पेसिफिक आइटम्स जो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, दैट वुड हेल्प अस, एंड देन विल प्रोबेबली कम टू दिस पार्ट ऑफ इट, ओके, यस। Let us discuss some of these items. These are very important. So फटाफट से इनको देख लेते हैं। पहली आइटम है डोनेशंस। हमको सब पता है कि डोनेशंस क्या होती है, कि कोई भी पर्सन हमेशा एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर कुछ कैश डोनेट कर सकता है, कोई प्रॉपर्टी डोनेट कर सकता है। सो इट्स एन अमाउंट रिसीव फ्रॉम सम पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लॉ हम ये रिसिप्ट साइड पे रखते हैं, किसकी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड पे ये अपीयर करता है। अब डोनेशंस जो होती हैं दो तरीके की हो सकती है, या तो ये जनरल पर्पसेस के लिए रिसीव हो सकती है या तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हो सकती है। जब कोई भी चीज, एक स्पेसिफिक रूल हमको याद करना है, कोई भी चीज अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हुई है, ठीक है, देन इट विल बी अ कैपिटल नेचर ऑफ आइटम, राइट, और अगर कोई जनरल है देन वी कैन टेक इट एज रेवेन्यू नेचर। ये पहला रूल जो हमको याद करना है। दूसरी चीज है अमाउंट। देखते हैं कि क्या वो एक बड़ा अमाउंट है या क्या वो एक छोटा अमाउंट है। अगर वो एक बड़ा अमाउंट है तो हम उसको कैपिटल नेचर में ले लेते हैं, कैपिटलाइज कर लेते हैं। अगर वो छोटा अमाउंट है तो हम उसको रेवेन्यू नेचर में ले लेते हैं, राइट, ओके। एंड देयर इज अ थर्ड रूल ऑल्सो, लेट मी जस्ट क्विकली think of some space, yeah,
देयर इज अ थर्ड रूल ऑल्सो, ठीक है। हम देखते हैं कि जो भी वो आइटम है या जो भी वो अमाउंट है वो रेकरिंग नेचर का है, बार बार होता है, या नॉन रेकरिंग है, वन टाइम एक्सपेंस है या वन टाइम इनकम है। अगर वो रेकरिंग है तो हम उसको रेवेन्यू नेचर में ले लेते हैं, और अगर वो नॉन रेकरिंग है तो हम उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, राइट। दीज आर द थ्री थिंग्स दैट वी नीड टू नोटिस, पहला, तीसरा और दूसरा, ठीक है। बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट है, स्पेसिफिक है, जनरल है, या रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है, इस हिसाब से। और फिर इनके नेचर के हिसाब से कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल। अगर ये रेवेन्यू है तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और अगर ये कैपिटल नेचर का है तो ये जाएगा बैलेंस शीट में। ऐसे हम ये डिस्टिंग्विश करते हैं, राइट। सो लेट अस नाउ सी, सबसे पहले देख लेते हैं कि अच्छा डोनेशंस क्या है। अगर स्पेसिफिक डोनेशंस है तो सपोज आपने डोनेशन रिसीव की फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग को आपको बनाने के लिए या बिल्डिंग को रिपेयर्स के लिए, उसके लिए डोनेशन है, तो वो उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूटिलाइज हो सकती है, वो कहीं और नहीं यूटिलाइज हो सकती। तो ये बैलेंस शीट में ये डोनेशन चली जाती है, एंड बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी, आपको वहीं पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम इसको वहीं पे डालते हैं। तो इफ इट इज अ स्पेसिफिक डोनेशन तो इसका अमाउंट बड़ा है या छोटा, ये वहीं पे अपीयर होगा और उसी पर्पस के लिए यूज होगा, राइट। ओके, सो इफ इट्स अ स्पेसिफिक वन, it will be used for the purpose it is intended, it will be capitalized, right। हम उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और अमाउंट बड़ा या छोटा हम उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटलाइज करेंगे और ये बैलेंस शीट में जाएगी। अगर जनरल डोनेशंस है, अगर जनरल डोनेशंस है, मतलब किसी जनरल पर्पस के लिए, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम इसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स, क्योंकि ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो हम उसको जनरली रेवेन्यू रिसिप्ट्स लेके चलते हैं, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड पे जाता है, राइट। ओके, बट अगर इसमें भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, बहुत बड़ा है, तो इट्स योर डिस्क्रिप्शन, आप एक नोट डाल सकते हैं एट द एंड, और आप लिख सकते हैं इसको मैंने इस वजह से कैपिटल कंसिडर किया। हाउएवर जनरली हम जनरल डोनेशंस को रेवेन्यू ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस का सोर्स होता है, ये राइट, सोर्स ऑफ फंड होता है, एंड इट इज वेरी मच रिकरिंग इन नेचर। कोई ये हर रोज का ही होता है उनका, राइट, इट्स अ रिकरिंग थिंग इन नेचर, रिपीटिंग होता है, ठीक है। Alright, let's move forward to next thing. Legacies हम already समझ चुके थे. Let us quickly revise legacies. हमने कहा था जब कोई पर्सन मरने वाला होता है वो अपनी विल लिखकर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना पैसा डोनेट कर देता है, प्रॉपर्टी डोनेट कर देता है, तो इट इज कॉल्ड अ लेगेसी। इट इज ऑल्सो वन टाइम एक्सपेंस, बहुत बड़ा होता है, राइट, ठीक है। तो इसको भी हम कैपिटलाइज करते हैं, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर में ले लेते हैं, राइट। सो ये कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। बट अगर सपोज इसका अमाउंट बहुत स्मॉल है तो आप इसको इनकम साइड पे भी ट्रीट कर सकते हो, बट जनरली हम ये बड़ा अमाउंट होता है और इसको हम बैलेंस शीट में लेके जाते हैं लाइबिलिटीज में। बट अगर सपोज छोटा अमाउंट है देन यू कैन ट्रीट इट एज योर रेवेन्यू एज वेल, रेवेन्यू आइटम एज वेल, एंड इनकम साइड पे भी लिख सकते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट वन, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? सपोज आप एक क्लब की मेंबरशिप लेते हैं तो आप हर मंथ सब्सक्रिप्शन फीस पे करने की बजाय आप कहते हैं मैं एक ही बार सारी मेंबरशिप पे कर दूंगा। सो ये एक लमसम अमाउंट होता है। लमसम मतलब वन टाइम एक्सपेंस, वन टाइम अमाउंट इकट्ठा कर दिया, लमसम अमाउंट होता है जो आपने पे कर दिया इंस्टेड ऑफ पीरियोडिक, रोज रोज सब्सक्रिप्शन पे करने के बजाय। तो इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। और इसको हम कैपिटल फंड में, जनरल फंड में या तो ऐड कर देते हैं या तो लाइबिलिटी साइड पर शो कर देते हैं। ओके, राइट, ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, एंट्रेंस फी क्या होता है? सपोज एक स्कूल, एक कॉलेज, दीज आर ऑल्सो इंस्टीट्यूशंस विच कुड बी एनपीओ, ठीक है। आप उसमें एंटर करने के लिए आप एक फी पे कर रहे हैं विच इज एंट्रेंस फी। एडमिशन फी पे करते हैं ना, एंट्रेंस फी पे करते हैं। अब ये फी भी वन टाइम फीस होती है, एक ही बार आप एडमिशन लेने वक्त, एंट्रेंस लेने वक्त करते हैं, नॉन रेकरिंग नेचर में होती है। तो इसको अगर ये हाई है, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा है तो आप इसको कैपिटलाइज करते हैं, इसको कैपिटल फंड में, जनरल फंड में ऐड कर देते हैं। जनरली
अगर आप कैपिटल या जनरल फंड में इसको ऐड नहीं भी करते हैं तो आप लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट की इसको शो कर देते हैं, ठीक है, ओके। बट सपोज इसका अमाउंट बहुत स्मॉल है या आपको लगता है कि ये तो रेकरिंग नेचर में रोज ही आता है, ठीक है, तो फिर इसको आप रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, बट जनरली हम इसको कैपिटल नेचर में लिखते हैं, ठीक है, ओके, राइट। रेकरिंग नेचर में भी आप इसको स्मॉल है तो आप इसको रेवेन्यू भी कर सकते हैं, ऑलराइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स डिस्कस another thing to be done। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं, अगर ये पर्टिकुलरली हाँ, जैसे इन्होंने लिखा है ना कि अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, यही चीज मैं आपको जो डिस्कस कर रही थी कि अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो एंट्रेंस फी, एडमिशन फी आपके लिए बहुत रेगुलर रिकरिंग इनकम है ना, रोज की बात है। तो उस केस में आप कोई डाउट नहीं है, उस केस में आप इसको क्या ट्रीट करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट ही ट्रीट करेंगे, राइट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अमाउंट छोटा है, बड़ा है, एंड ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन अजम्पशंस हियर, तो आप अपनी अजम्पशन लिख सकते हैं कि हमने ऐसा क्यों लिया है, ठीक है। और स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट की तरीके से ट्रीट होगी, रेवेन्यू रिसिप्ट तरीके से ट्रीट होगी, राइट, रेवेन्यू आइटम की तरीके से ट्रीट होगी, राइट। ओल्ड एसेट आपने कोई बेचा, तो जब कोई आप ओल्ड एसेट बेचते हैं तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जब आप लिखेंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो पूरा अमाउंट जाएगा जितने का बेचा, सपोज 800 रुपए का था, मैंने बेचा 700 का, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैं लिखूंगी 700, राइट। बट जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाऊंगी, राइट, सो आई विल रिकॉर्ड अ लॉस ऑफ 100, राइट, डेबिट साइड पे। और बैलेंस शीट में वो जो एसेट है उसकी वैल्यू में से बुक वैल्यू जो है 800 रुपए वो माइनस होगा। सिमिलरली सपोज इस 700 रुपए का मैंने 900 रुपए का बेचा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 900 आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड से आई विल रिड्यूस बुक वैल्यू, ठीक है, 700 रुपए का था, मैंने बेचा 900 का, 700, ठीक है, और 200 रुपए मेरा आ जाएगा गेन फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट, ठीक है, एंड इट विल बी इन दी इनकम साइड, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। अच्छा, लेट्स कम एंड लेट्स लुक एट दी अदर आइटम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राइट। लेट्स लुक एट दी सेल ऑफ पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स क्या होती है, जर्नल्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं जो हर पीरियड के एंड पे आपको मिलते हैं, तो अगर आप उसको बेचते हैं, ठीक है, तो ये तो रोज का है, रेकरिंग इनकम है, ठीक है, तो आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे डाल देते हैं, छोटा अमाउंट है, राइट। सिमिलरली अगर कोई स्पोर्ट्स मटेरियल आप बेच रहे हैं, आप एक स्पोर्ट्स क्लब है और आप ओल्ड बैट्स, ओल्ड नेट, ओल्ड बैडमिंटन बेचते हैं, तो ये आपका रोज का काम है, सो देन दिस ऑल्सो appears इन द इनकम साइड एंड इट्स अ रेवेन्यू आइटम, राइट। लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द अदर आइटम्स। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम हम पहले भी डिस्कस कर रहे चुके हैं, लेट मी रिपीट इट, कि सपोज आपका एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर को बुलाते हैं गेस्ट लेक्चर के लिए, तो उसको जो आप उनके ऑनर में आप जो फी पे करते हैं उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। द फी पेड इन द ऑनर ऑफ दैट प्रोफेसर फॉर कॉलिंग इज कॉल्ड एज ऑनरेरियम। अब ये एक छोटा अमाउंट होता है जनरली, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, a small amount generally, and it is shown, it is revenue nature ka and it is an expense, right, so then it is shown in the expenditure side of income and expenditure account, all right. Endowment fund, right, it is a fund arising from a bequest or a gift, right, income of which is donated for a specific purpose। suppose किसी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की और बोला कि इसका इन्वेस्टमेंट तो नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, पर से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आप यूज कर सकते हैं, राइट, उस फंड का इंटरेस्ट आप अपने पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, देन दिस इज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड दिस इज शोन ऑन लाइबिलिटी साइड, ठीक है, ओके, ओके। लेट्स मूव ऑन टू गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ग्रांट दिया है,
राइट। तो हमें देखना क्या है कि अगर ये रिकरिंग नेचर का है तो रेवेन्यू है, अगर कैपिटल अगर बड़ा अमाउंट है, वंस इन अ वाइल मिला है, तो फिर ये कैपिटल कर देते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है देन इट्स रेवेन्यू नेचर, राइट। सो वी नीड टू सी सब्सिडी इज ऑल्सो ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम फॉर द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। ठीक है, सच ग्रांट्स अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिले हैं तो भी हम कैपिटलाइज कर देंगे, अगर रेकरिंग नहीं है, वन टाइम है, तो भी हम कैपिटलाइज कर देंगे। अगर रेकरिंग रोज रोज का है, रिपीटेड नेचर है, ठीक है, तो हम इसको रेवेन्यू लेके चलेंगे। एंड यू नो दैट ऑल द रेवेन्यू आइटम्स आर टू बी treated in the revenue items are to be treated in the income and expenditure account, while all the capital items are to be treated in the balance sheet, right? Acha. Now let's discuss the treatment of this fund and then further we'll take this two examples first, right? फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जहाँ पे हमने कहा था कि हम एक कॉर्पस क्रिएट कर देते हैं, कुछ अमाउंट क्रिएट कर देते हैं, राइट, और उस अमाउंट से सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। आई एम सो सॉरी, व्हाट हैज हैपेंड, नो दिस विल नॉट, वेट अ सेकंड, oops, sorry, just give me a moment. Yeah, we were on special funds, so we said that स्पेशल फंड्स में हमने कहा कि सपोज एक कॉर्पस है, ये एक अमाउंट है हमारे पास, ठीक है, जो से बिल्डिंग के लिए, से पेविलियन बनाने के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए असाइन किया हुआ है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसका फंड बना देते हैं, बिकॉज दिस फंड इज टू बी यूटिलाइज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। हमको पता है कि ये फंड को इसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, करना है, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाती है, तो हम इसको लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं। और फिर इसमें से कोई भी हमारा अगर एक्सपेंस हो रहा है तो हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना लिखकर इसी फंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। कोई भी अगर इनकम आ रही है, डोनेशंस रिसीव हो रही है, तो इसी फंड में लाइबिलिटी साइड पे ऐड होता है। एंड इफ यू डू सर्टेन इन्वेस्टमेंट, सपोज आपने इसी फंड की इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, तो वो भी बैलेंस शीट में ट्रीट होती है, राइट। आई एम नॉट अभी टेलिंग यू हाउ ईच एंड एवरी आइटम इज ट्रीटेड बिकॉज वी विल सी दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इट विल बी मच मोर क्लियर, राइट। सो लेट अस सी द एग्जाम्पल. Suppose these are the details given to us, right? There is a fund which is a prize fund. इन्वेस्टमेंट की है, इसके अलावा प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स, इनकम है वहां से और प्राइजेस अवॉर्डेड है. Now we understand prizes awarded are an expense. This investment is an asset. There is certain income from these investments which is an income, and then there is a fund. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे this fund appears which is prize fund. कितने का है, 80,000. कोई भी इसमें अगर डोनेशन या इनकम होती है तो वो ऐड कर देते हैं, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स में ऐड हो जाएगी विच इज हाउ मच, 8,000. फिर इसमें से माइनस कर देंगे कोई भी एक्सपेंस विच इज प्राइजेस अवॉर्डेड, कितने के, 6,000. एंड देन टोटल हमारा जो ये फंड आ गया वो आया 82,000 पे. और जो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट्स है that we show on the asset side as 80,000. This is how we treat this fund, right? See, okay, let us take another example, right? So now let's take this example. मैच एक्सपेंसेस है, मैच फंड है, डोनेशन है, सेल ऑफ मैच टिकट्स है. व्हाट विल बी इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंसेस गो अप टू 6,000 एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. चलो एक बार पहले ये देख लेते हैं, पहला केस पहले देखते हैं, राइट. सो सबसे पहले हम करेंगे क्या, क्रिएट, एक मैच फंड क्रिएट होगा. सो लेट मी जस्ट गो बिट अप, या आई थिंक वी हैव स्पेस, या ठीक है. तो मैं आई एम क्रिएटिंग इट हियर, से दिस इज द बैलेंस शीट.
This is the liability side, this is the asset side, right? And सबसे पहले मैंने मैच फंड क्रिएट किया जो गिवन है 8000 का, डोनेशंस है ऐड कर दी, इट इज फॉर 5000, एक्सपेंसेस है कुछ माइनस कर दिए, एक सेकेंड, I need to see certain details. These are okay, this much, ठीक है. So donations ऐड कर दी, then so sorry, yes, donations ऐड कर दिए, yes. Now sale of match tickets, सेल की जब तो सेल से भी इनकम हुई, दिस इज ऑल्सो एन इनकम, सो एडेड दिस ऑल्सो, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस कितने हुए 8000 के, माइनस कर दिए, तो टोटल हमारा क्या आया 12000, सो दिस इज द फंड, राइट, एंड देयर आर नो फंड इन्वेस्टमेंट्स, तो 12000 हमारा अमाउंट आ गया. नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है, 12000 हमारा अमाउंट आ गया, दिस वाज आवर फंड अमाउंट, तो मैच एक्सपेंसेस 16000 है. Oh, I'm sorry. I think I've taken something wrong. Match expenses are not 8000, these are 16,000. Let us just see it again. Match expenses 16,000, fund 8,000, then donations 5,000, and then sale 7,000. Now it's fine. So let's just take it here as 16,000. Now let us see. So 8, 8, 7 will be 15. Okay, and then it comes out to be 4,000, right? Okay, now there is a second case. Second case में they say let everything else remain the same. What if the expenses go up by 6,000? ठीक है, expenses go up by 6,000. So see, there is very important to note that's by 6,000, not to 6,000. So अभी match expenses कितने हैं 16,000, अगर मैं इसमें 6,000 और ऐड कर दूं तो it becomes 22,000. So now according to the second part, our expenses become here, instead of 16,000, right, these become, say, these become 22,000. Now what will happen? Let us see. Suppose this become 22,000, so I'll just erase this and write here 22,000. अब देखो 12 and 8, this is whole is 20,000, right, but the expenses are 22, तो 2,000 जो नेगेटिव आ रहा है इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाते हैं और इसको हम एक्सपेंस साइड पे शो करते हैं. दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेस एंड शो अस कि अगर सपोज हमारे पूरे एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, इफ आर एक्सपेंसेस आर मोर देन आर इनकम, तो ये जो एक्सेस अमाउंट है इसको हम यहाँ से उठाकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उस साल के लिए एक्सपेंडिचर साइड पे शो कर देते हैं, लॉस साइड पे शो कर देते हैं, डेबिट साइड पे शो कर देते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ वी ट्रीट दीज फंड्स, right? Okay, now let us come to the balance sheet and let us do a question. पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं कि हम कैसे किस तरीके से इसको करते हैं. Okay, okay, let us first see some of the steps and let's move forward. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कैपिटल फंड उठाते हैं, ठीक है, वी ट्रांसफर द कैपिटल फंड, राइट. फिर हम फर्दर बाकी सारे आइटम्स, आई थिंक इट इज easier if we take with the help of questions instead of reading. और हमको अभी तक फ्लो तो समझ आई गया, so let's take the question, right. This is the question. Okay, this is the format of the balance sheet, but let's come to the question first. This is the question. This is the receipt and payment account that is given. There's certain additional things given, and with the help of this, now we prepare the income and expenditure and balance sheet, right? Okay, so let us see once. Let me just copy. I think it would be easier if we take all of this in the other sheet, right? So let me just quickly take it. Oh, sorry, I'm so sorry.
Yes. Right. I think we're done with everything. Let's just quickly move on and see. ठीक है। अच्छा, एक एक करके ये आइटम्स ले लेते हैं to be easier I guess. ठीक है। So this is the income and expenditure account, and let's first take the receipt and payment and the additional information. This is very important. And then we also have the balance sheets. This is the opening balance sheet. So let us see. This is the opening balance sheet. This is the income and expenditure account. And then here they have this. Yes, there should be also a closing balance sheet. Not taken it. Okay. चलो कोई नहीं. पहले ये देख लेते हैं. चलो. Now it should come. Okay. And just take another thing. Where is that closing balance sheet? This is the opening and this is the closing balance sheet. ठीक है. And this, oh, this is the closing balance sheet items. Okay, and this is. Chalo, let's start. Let's start with it. Just give me a moment. Yes, okay. So this is the receipt and payment, right? This is the additional information. हम बिल्कुल पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं. We're going to see each and every step and we're going to start with it. ठीक है. हर एक आइटम को हमको देखना है. सबसे पहले एक चीज देखना है कि वो रेवेन्यू नेचर की है या वो कैपिटल नेचर की है. ठीक है. दूसरी चीज जो हमें गौर करनी है कि वो करंट ईयर की प्रीवियस ईयर का अमाउंट हमें एडजस्ट कर रहे हैं. तो ये दोनों चीजें हमको देखकर देखनी है कि कैपिटल नेचर की है तो बैलेंस शीट में जाएगी, रेवेन्यू नेचर की है तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी. राइट. सो सबसे पहली चीज जो हमको देखना है कि हमको इस पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, हम बनाना क्या है. हमको 2015 का ये बनाना है. राइट. फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नोट इज दैट दीज ऑल एंट्रीज आर फॉर 31st March 2015. उस ईयर के लिए हमको इनके पूरे अकाउंट्स बनाने हैं. सो फर्स्ट लेट अस एग्जामिन द रिसिप्ट साइड्स एंड सी व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव. ठीक है. कैश इन हैंड बैंक,
ठीक है, ये यहाँ कहीं पे नहीं जाएगा अभी फिलहाल के लिए, बैलेंस शीट में जाएगा। तो बैलेंस शीट में इसका पर्पस हो सकता है, अभी इसका कोई पर्पस नहीं है, राइट। ओके, सो वी नीड टू रिमूव, अभी दिस इज नॉट एनीथिंग। सब्सक्रिप्शंस इनकम में जाती है। मेंबर्स एडमिशन फी, वी नीड टू सी कि ये है क्या, व्हाट इज दैट दिस इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट वी नीड टू सी दिस। ओके, but let us look at the question so it would be much clearer from here. Let's start with it, that following are the receipt and payment of a cricket club है and for the year, ठीक है। सो वी हैव बीन गिवन कि ये क्रिकेट क्लब है, ये इसका रिसिप्टेंट पेमेंट है, ईयर 31 मार्च 2015 है, हमको इसके अब अकाउंट्स बनाने हैं, राइट। क्रिकेट क्लब के अकाउंट्स बनाने हैं, तो वी नीड टू सी फॉर इट, राइट। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स सी हाउ डू वी सी दिस, राइट। ओके, तो अब एक एक करके हम आइटम्स देखते हैं। So first let us take from the receipt side. So हमको पता है this goes in into an income and expenditure. Since it's a cricket club, तो इनके लिए admission fee is regular. So this will also go into income and expenditure. Again income and expenditure. Hire of ground will not go here. It might be of capital nature. We are going to see about this. Subscription for the tournament. Let's see if there is a tournament fund, then this might go into the fund. Life membership fees is a capital nature, and then donations are also of the capital nature, depending upon कि purpose क्या है, देखना पड़ेगा कि specific है या नहीं है, ठीक है। तो अब फर्दर देखते हैं और क्या दे रखा है, बैंक वगैरह छोड़ देते हैं। upkeep of field and pavilion expenses, this is a major expense, so we need to see about this. Again there are tournament expenses, तो अब देखो टूर्नामेंट की आपके पास सब्सक्रिप्शन भी एक्सपेंसेस हैं, तो ये जरूर इसका फंड क्रिएट करने होंगे, ठीक है, टूर्नामेंट का, तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगेन दीज आर जनरल एक्सपेंसेस, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, right? Printing and stationery expenses, honorarium, seats, investments, we need to see about these investments. Purchase of sports material, that's it, right? Now these are at the beginning of the year. अब आप देख रहे होंगे कि हमको कैपिटल फंड नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, right? What is an opening balance sheet? Opening balance sheet is balance sheet at the beginning of the year, right? Opening balance sheet is balance sheet at the beginning of the year. So balance sheet at 31st March 14 we are going to draw, right? Let us see this balance sheet. So for this balance sheet we are given the assets and we are given the liabilities, right? So सबसे पहले given a playground, so let's put playground as 5 lakh. Then given here stock of sports material, so sports material it's 85,000. Then it's given 15,000 is cash, right? Cash in hand, okay. And sorry, 18,000 is cash in hand, right? This just goes this, so this is an opening balance sheet, right? But there is also this overdraft, तो आप ये यहाँ पे चला जाएगा ओवरड्राफ्ट 16,000 का। Then subscriptions receivable, outstanding subscriptions is 28,000. Printing and stationery का भी there is a stock which comes to be 11,000. So these are all the asset sides, right? So while जब हम ये इसको बैलेंस कर देंगे तो हमारे पास कैपिटल फंड यहाँ पे आ जाएगा, राइट। लेट अस मूव ऑन एंड सी। सो इफ यू कैन सी, ये सब हमने जब डाल दिया, यहाँ पे डालने के बाद ये जो बैलेंसिंग फिगर आई, दिस इज नथिंग बट द कैपिटल फंड, राइट। यही कैपिटल फंड हमने फिर ट्रांसफर कर दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओके। इसके अलावा ये कैश इन हैंड, इफ यू कैन सी, दिस कम्स एज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया। इन्वेस्टमेंट्स हमने 6 लाख की ऑलरेडी देखी थी, तो वो आ गया। सो लेट्स सी, नाउ लेट्स मूव ऑन, आई जस्ट शो यू। सो इफ यू कैन सी, इन्वेस्टमेंट्स हमने देखी थी, ये हमने बैलेंस शीट में डाल रखी है। क्लोजिंग बैलेंस कैश का बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया, राइट। सो दीज आर द टू थिंग्स जो हमने ट्रांसफर कर दी, राइट। ओपनिंग बैलेंस भी कर दिया हमने ट्रांसफर। तो जो जो हम करते जा रहे हैं, लेट्स जस्ट हाईलाइट ईच ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव ट्रांसफर्ड, राइट। सो हमने ये ट्रांसफर कर दिया, राइट, एंड देन वी हैव ट्रांसफर्ड दिस ऑल्सो, वी हैव ट्रांसफर्ड दिस ऑल्सो, वी हैव ट्रांसफर्ड दिस ऑल्सो, ठीक है। अब हम और बेसिक चीजें देख लेते हैं और क्या क्या है। एंड देयर इज ऑल्सो अ नोट गिवन हियर
कि डोनेशंस एंड सरप्लस ऑन अमाउंट ऑफ टूर्नामेंट आर टू बी केप्ट एज रिजर्व फॉर परमानेंट पेविलियन। ठीक है, तो टूर्नामेंट से जो भी डोनेशन या एक्स्ट्रा पैसा हमको मिला है उसको हम सरप्लस रख रहे हैं और वो उसको हम पेविलियन के लिए यूज करेंगे। तो ये सबसे पहले हमको ये पता चल गया टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस और टूर्नामेंट की कुछ पैसे आ रहे थे हमारे पास, राइट। सो दीज वर द टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एंड दिस इज सब्सक्रिप्शन फ्रॉम टूर्नामेंट। तो सरप्लस क्या रहा 20,000। So we need to take this account into account this 20,000 which is 60,000 minus 40,000। अभी हम इसका भी डिस्कस करते हैं, राइट। ओके, एंड देन सब्सक्रिप्शंस ड्यू ऑन 31st March वर दिस, ये भी एक दे रखा है। देन वी नीड टू राइट ऑफ 50% ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एंड 30% ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, दैट ऑल्सो वी नीड टू कंसिडर। तो ये सब चीजों को अब देखते हुए आगे बढ़ते हैं, राइट। लेट्स सी वन बाय वन, लेट्स सी द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार आइटम्स मैच करते हैं। हमने यहाँ पे क्लासिफाई किया था कि कौन सी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगी। सब्सक्रिप्शन जाएगी, एडमिशन फी जाएगी, ये जाएगा। इसके बारे में वी वर थोड़ा सा डाइसी, सो लेट्स जस्ट रिमूव दिस। टूर्नामेंट हमने कहा था कि ये तो बैलेंस शीट में जाएगी, राइट। लाइफ मेंबरशिप फीस वुड बी इन बैलेंस शीट, डोनेशंस वुड बी इन बैलेंस शीट, राइट। तो अब ये तीन आइटम which is subscription, sale and admission fee. Let us see these, right? Let me take a darker color. ठीक है, let's see these ones. तो देखो ये एडमिशन फी सीधा का सीधा आ गया, ये सीधा का सीधा आ गया। रेंट ऑफ हॉल, लेट मी सी व्हाट इज दिस, लेट्स सी दिस दैट व्हाई दिस रेंट ऑफ हॉल कम्स, राइट। रेस्ट ये हमको क्लियर है, ठीक है। एंड देयर इज दिस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फॉर सब्सक्रिप्शन। हमको टोटल सब्सक्रिप्शन दी हुई है 2,50,000, राइट। और हमको पता है कि 28,000 वर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो हमने इस साल कलेक्ट किया होगा। सो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस। फिर बता रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर ये आउटस्टैंडिंग थे, जो हमको मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं है। अक्रूवल बेसिस है इसलिए ऐड हो जाएगा। नाउ यू जस्ट कैलकुलेट दिस, व्हाट विल इट कम when you will calculate this, right? So this will just come up to be this amount, that is you add this and minus this, 2,64,000 आ जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ हमने इनकम साइड तो पूरी कर ली, ठीक है। अब देखो ये जो आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का है, दिस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये हमारे लिए एक एसेट है। ये हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे भी फटाफट से डाल देते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट थिंग। ठीक, अब आ जाते हैं एक बार ये साइड पे भी, ठीक है। व्हाट अबाउट दीज रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। सो लेट्स जस्ट फर्स्ट हाईलाइट हमने कौन सी चीजों के साथ डील कर लिया है। वी हैव डन दिस, ऑलराइट, सॉरी, ओके, okay, we have done this, we have done this, we have done this, right? Okay, now let us see upkeep of pavilion, इसको हमने expenses में डालना है। तो this will go to income and expenditure, this will also go to income and expenditure, income and expenditure, income expenditure, income expenditure, income expenditure, सब कुछ ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो एक बार देखते जाते हैं ये सारी आइटम्स। देखो 1,15,000 हमने कहा वो वाला आ गया। रेंट रेट्स मैं आपको दिखा रही हूँ प्रीवियस स्लाइड पे, ध्यान से देखिए। 10,000 ये वाला सीधा का सीधा हमने डाल दिया। 3,500 भी आ गया नेक्स्ट वाला, ठीक है। नाउ लेट अस सी पोस्टेज एंड कोरियर चार्जेस भी डाल दिए पूरे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्या करें? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लेट अस डू इट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को एक मिनट छोड़ देंगे और स्पोर्ट्स मटेरियल, ये दो आइटम्स को छोड़ के बाकी सब आइटम्स हमने सीधा सीधा डाल दिए यहाँ पे, ठीक है। इफ यू कैन सी ग्रास सीड्स, ऑनर एरिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब डाल दिया। नाउ व्हाट इज दिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी? आपने देखा होगा कि ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी अपेयर कर रहा था। मतलब ये वो है, वो आइटम्स है जिनका हम स्टॉक मेंटेन करते हैं और फिर करंट ईयर में कंज्यूम होती है। तो वी नीड टू सी कितना करंट ईयर में कंज्यूम हुआ है, वही हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे, राइट। सो वी नीड टू डू दैट कैलकुलेशन कि कितना कंज्यूम हुआ है करंट ईयर में, राइट। लेट अस सी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है
इसका फॉर्मूला होता है वी नीड टू हैव एन ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हमको ऑलरेडी दे रखा है। लेट अस फर्स्ट टेक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस minus closing stock gives us consumables, right? Okay, right. Opening stock कितना है? 11,000. कुछ परचेज किया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में? यस, वी हैव परचेज्ड इट फॉर 26,000. क्लोजिंग स्टॉक हमको नहीं दिया, पर हमको दिया है कि जितना भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, जितना भी आया, जितना भी ड्यूरिंग द ईयर था, उसका 30% हमने करंट ईयर में कंज्यूम किया है। तो हम पहले इसको ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आई? 37,000. इस 37,000 का 30% हमने कंज्यूम किया है, तो इसका निकालिए 30%। 11,100 आएगा, as much as I know. Let's just see here. Uh, where is it? Yes, 11,100 कंज्यूम्ड है। तो अगर 11,100 कंज्यूम्ड है, तो आप बैलेंसिंग फिगर करके इस टोटल में से निकाल लीजिए कि यहाँ पे अमाउंट क्या आएगा। कि टोटल अमाउंट हमारा था 37,000, अगर उसमें से 11,100 चला गया, सो हाउ मच इज लेफ्ट? 25,900. सो ये पूरा आ जाएगा हमारा, कहाँ गया या, तो ये पूरा आ जाएगा कंज्यूम्ड। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, राइट, ओके, क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। कंज्यूमेबल्स यहाँ पर आ गए, हमको गिवन है कि हमने 30% कंज्यूम किया, ठीक है। और बाकी क्लोजिंग स्टॉक वाला पार्ट हमने यहाँ पे डाल दिया करंट ईयर बैलेंस शीट। सिमिलरली वी विल डू विद स्पोर्ट्स मटेरियल। लेट अस क्विकली डू इट, ताकि आपको ये भी समझ आ जाए। वही सेम तरीका है। लेट मी क्विकली गो ऑन टू स्पोर्ट्स मटेरियल नाउ। देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक क्या है, राइट। ओपनिंग स्टॉक इसका दिया हुआ है 85,000। परचेजेस भी किए हमने इसकी स्पोर्ट्स मटेरियल की। लेट अस सी स्पोर्ट्स मटेरियल, वेयर इज इट? ये रहा, 68,000 की परचेज की। टोटल कितना आ गया हमारे पास? 85 प्लस 68, 1,53,000। इसमें से कह रहे हैं 50% कंज्यूम कर लिया हमने, तो आप निकालिए कितना आया? 76,500, क्योंकि 50% यहाँ पे लिखा है कि 50% कंज्यूम किया है, तो 76,500 आपका आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और यही चला जाएगा, ये वाला पार्ट चला जाएगा बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक। लेट मी शो यू। इफ यू कैन सी 76,000 आ गया, टोटल आ गया, और ये चला जाएगा बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक। ये भी हमने कर लिया। ओके, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओनली वन थिंग वी हैवंट डन, हमको ये प्लेग्राउंड बस देखना है, बाकी सब हमने यहाँ पे इस साइड पे कर लिया। कैपिटल फंड हमको आ गया था। अब लाइफ मेंबरशिप फीस हमको ऑलरेडी पता है, राइट। ये रही, हमने लाइफ मेंबरशिप फीस उठा के बैलेंस शीट में डाली, डोनेशंस उठा के बैलेंस शीट में डाली है, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ गई? यस, वी हैव पुट इट हियर। फिर हमने कहा था सरप्लस, हमने कहा था हम जो भी टूर्नामेंट से सरप्लस आया, ठीक है, और जो भी डोनेशन है उसका पेविलियन फंड क्रिएट करेंगे। तो हमने देखा था कि टूर्नामेंट का सरप्लस कितना था? 60,000 माइनस 40,000, और फिर इसकी डोनेशन आई थी 6 लाख। तो इसका हमने एक फंड क्रिएट कर दिया विच इज पेविलियन फंड, राइट। ओके, ठीक है। अब ये प्लेग्राउंड कहाँ से आया? ये प्लेग्राउंड ओपनिंग से ही आया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, हमने बस ये ट्रांसफर किया यहाँ पे, ठीक है। दैट्स हाउ दिस प्लेग्राउंड केम, ठीक है। हमको ये भी सब समझ में आ गया, right? Let us move forward now. We did all of this. uh, ठीक है, ये हमने कर लिया, ये सब कर लिया, एवरीथिंग इज क्लियर।
Let us see if we are left with any item. It's just अपकीप हमने डाल दिया पेविलियन का. ठीक है, let me just quickly observe for a minute. ऑलराइट, ठीक है. ये हमने एक आइटम जो यहाँ पर हमने छोड़ी थी, इफ यू कैन सी हायर ऑफ ग्राउंड है 28,000. सो दिस इज नथिंग बट कि आपने ग्राउंड का रेंट मिला है, किसी ने रेंट आपका ग्राउंड हायर करा और रेंट दिया. सो दैट वी हैव पुट हियर एज रिसीप्ट्स. If you can see, this was the item left that we hadn't discussed. Rest I think we've discussed everything. हमने इसको बैलेंस किया और हमारा सरप्लस आया 52,400 का. ये सरप्लस हमने फर्दर ट्रांसफर किया, कैपिटल फंड में ऐड हो गया. हमने इस साइड को बैलेंस किया, इस साइड को बैलेंस किया और देखा हमारी बैलेंस शीट टैली हुई है. सो दैट इज हाउ वी प्रिपेयर दीज अकाउंट्स. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया. हम सबसे पहले कैपिटल फंड देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन सी आइटम्स करंट ईयर की है, कौन सी प्रीवियस ईयर की है, कौन सी रेवेन्यू नेचर की है, कौन सी कैपिटल नेचर की है. उनको ट्रांसफर करते हैं रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में और एडजस्ट करके फिर बनाते हैं. इनकम आती है, एक्सपेंडिचर आता है. सो दैट्स हाउ वी मेक अकाउंट्स ऑफ एन एनपीओ, राइट. आई होप आपको आज की क्लास में सब समझ आया होगा, आज का सेशन अच्छा लगा होगा, क्लियरली सब क्लियर रहा होगा, राइट. इन द केस ऑफ एनी कंफ्यूजन्स, ट्राई टू रिवाइज इट वंस, अदरवाइज यू कैन गेट बैक, राइट. तो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे और टॉपिक्स में, बट आई होप एनपीओ आपको समझ आया. एक बार आप पढ़ेंगे इसको तो और अच्छे से समझ आएगा, राइट. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. हैव अ नाइस डे.